या क्या देखा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या आपने महसूस किया कि पॉलिटिकली कौन से लोग ज़्यादा चार्ज दिखे, जनता किसके साथ रही, पुलिस का क्या व्यवहार रहा, अपोजिशन के आरोपों के बीच, बीजेपी के आरोपों के बीच ये चुनाव कहाँ पर टिका दिखा आपको? वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, यूपी की जो 9 में से 3 सीटें ऐसी थी जिस पर भाजपा जीती थी, उन पर उपचुनाव था। 4 पर सपा जीती थी, 2 पर बीजेपी के सहयोगी थे। भाजपा अपनी 3 जीती हुई सीटों पर वोट नहीं डलवा पाई। उसके गाजियाबाद, खैर और मझवा में वोट कम पड़ा है। समाजवादी पार्टी की जीती हुई 4 सीटों पर वोट परसेंट ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जो बीजेपी 6 या 7 सीटें इस उपचुनाव में जीतने का दावा कर रही है, अब वो बहुत कुछ मतगणना पर निर्भर करेगा, क्योंकि एग्जिट पोल में 5 और 4 और 6 और 3 की बातें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में जी। देखिए, बाई इलेक्शन से सरकार बदलने वाली नहीं है, लेकिन 2027 में किसकी सरकार बनेगी, यह उपचुनाव इस बात का बहुत साफ संदेश देगा। और इसी के लिए सारी लड़ाई है। भाजपा सोच रही है कि कोई ऐसा मैसेज न जाने पावे कि हम 27 में कमजोर पड़ जाएंगे, हार जाएंगे, इसलिए इस उपचुनाव को जीतो जैसे तैसे। और समाजवादी पार्टी भी दम लगाए रही, चूंकि लड़ाई सीधी है, वोट ज्यादा बटे नहीं इधर उधर। चंद्रशेखर आजाद के अलावा ऐसा नहीं लगता है कि किसी और पार्टी को ज्यादा जनता ने तीसरे दल के रूप में वोट दिया होगा। तो ये भाजपा के लिए भी मंथन करने का समय है, वो देखा है। मतलब उनकी अपनी सीटों पर आपका ये कहना है कि मतदान कम हुआ, मझवा हो गया या खैर और गाजियाबाद, टर्नअप नहीं हुए वोटर्स। साफ है कि इनका मतदाता उदासीन रहा। और कार्यकर्ता निकले कि नहीं निकले इनके वोट डलवाने? जो 24 में एक कंप्लेंट थी ना कि वर्कर घर बैठ गया है, वो कुछ वही पर पार्टी देखी गई, वही चीज चली आ रही है। भाई गाजियाबाद में 2 लाख वोट से ज्यादा जीते रहे इनके कार्यकर्ता, कहीं कितना कम हुए? 50,000 1 लाख कम हुई, तभी 1 लाख से जीत लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब। तो ये बात है। दूसरा, जिन जिन जगहों पर मतदान ज्यादा होता है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, जब जम के वोट डालते हैं लोग, तो सत्ता के खिलाफ जाता है ये ट्रेंड। और अगर वोट कम पड़ता है तो भी सत्ताधारी दल का नुकसान होता है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता नेता जी उदासीन हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में सत्ताधारी दल को सतर्क रहना पड़ता है, उसको नुकसान दिखता है। ब्रजेश जी, मुंबई तो सपनों की नगरी है, माया नगरी है। गांव से निकलकर लोग इस उम्मीद में जाते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी में अपना भविष्य चमकाएंगे। यूपी और बिहार बहुत बड़ी संख्या में निर्णायक वोट हैं वहां। इस बार यूपी और बिहार के लोगों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन यह साफ है, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार आ रही है। तो यह भी अच्छी सुखद स्थिति है कि हरियाणा के बाद बीजेपी 2 और राज्यों में सरकार बना सकती है जी। वैसे जो संजीवनी हरियाणा ने दी है, उसके मुकाबले अब मुंबई और झारखंड की जीत उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जरूर आर्थिक राजधानी है, लेकिन हरियाणा ने बीजेपी को फिर से खड़ा कर दिया, चमत्कार कर दिया, बहुमत दे दिया, क्योंकि वो पहले बहुमत में नहीं थी। तो ये जो हरियाणा से मोदी और अमित शाह और भाजपा को जो संजीवनी मिली है, उसने पुरानी ऊर्जा उनकी लौटा दी है, और उसका नतीजा आप यहां देखेंगे। लेकिन इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि एकनाथ शिंदे की ये पारी अब आखिरी थी। अब उनकी पारी मुख्यमंत्री के रूप में समाप्त मानी जाए, क्योंकि भाजपा अकेले दम पर बहुमत लाना चाहती है और वो चाहती है कि उसी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन महाराष्ट्र में अकेले कोई दल बहुमत नहीं लाएगा, ये भी साफ है। तो अब दल बदलुओं की मौज आएगी और खुलेगा खजाना। तो एकनाथ शिंदे तो
हो सका तो उन्हें पार्टी टूट जाए जो आज साथ में है। कोई भरोसा नहीं, वो कल चिल्लाए लगे कि हम ही लुट गए। तो बहुत सारी चीजें सियासत में समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं, लेकिन झारखंड में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे या वो डिप्टी सीएम बनाएगी उनको भाजपा? अरे बनाना होगा, अपने को बनाएंगे। अब चंपाई को बनाना मतलब तो उन्हीं के परिवार का हो गया मामला। तो नहीं, आखिरी वक्त में तो वो आए थे इनके साथ दिया था उन्होंने। तो ये जो चक्की पीसिंग वाला मामला है वो मामला भी ठीक कर लिया भाजपा ने। 5 बजे, पिछली बार तो 5 बजे रात में शपथ कराई थी, अब की बार खाली अनुरोध है कि दिन के उजाले में करें तो पत्रकार भी देख लेंगे और देश के लोग भी शपथ ग्रहण। थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा उस दिन, थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। 5 बजे भोर में पता ही नहीं लगाना, नहीं उठ जाते। अरे आपको पता नहीं, आजकल हेमंत जी 4:30 बजे उठ के बैठ जा रहे हैं। तो ये रहा। देखिए आज ब्रजेश जी, हमसे सपा के एक आदमी ने कहा जी कि ये जो भाजपा नेताओं के यहाँ तुम लोग अपना कैमरामैन भेजते हो, संभाल के भेजा करो। हमने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? डिबेट होती है, लोग जाते हैं। कहीं नहीं, वो एक कैमरामैन गया था भाजपा के एक नेता के यहाँ, प्रवक्ता के यहाँ लाइव डिबेट कराने। तो उन्होंने डिबेट के दौरान कहा जरा अपना फोन दो, और उस फोन से उन्होंने उसको अपना मेंबर बना दिया कैमरामैन को। तो वो चिल्लाने लगा कि भाई हम नौकरी करी थे, हम किसी पार्टी के आदमी, आप हमको काहे बना दिए जी। तो हमसे कहने लगे भाई तुम थोड़ा सतर्क रहना। हमने कहा अब तो अभियान बीत गया, अब क्या डरना, अब तो पुरानी बात हो गई। जी। तो ये भी एक रिस्क बना हुआ था जो बड़े दिनों बाद सामने आया। लेकिन छल कपट सियासत में हर चीज चलती है। अभी तो चुनाव हुआ है, अब मतगणना बाकी है। एक जंग पार हुई है, दूसरी जंग के लिए तैयार रहिए। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि साया बनकर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा साथ रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे जी, हर हाल में बरसेंगे, पर इसके भरोसे मत रहना। और सूरज की मानिंद सफर पर रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह जी, डिबेट के पहले राउंड में वीरेंद्र जी ने एक फैक्ट प्रस्तुत किया। वो